प्रिय विद्यार्थियों, नमा संस्कृता संस्कृत प्रज्ञा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुवाद के कुछ जो आवश्यक अंग हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। यदि इन बातों को हम समझ जाते हैं तो संस्कृत में अनुवाद करना बहुत ही सरल हो जाएगा। और ये अनुवाद प्रक्रिया है तो कक्षा 10 की पुस्तक से। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा किसी भी राज्य की है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, बहुत ही उपयोगी है। तो आइए जो बनता है उसको करते हैं। शब्द है आपका अनुवाद। क्या है अनुवाद? अनुवाद का मतलब समझ लेते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या है? इसमें बताया जा रहा है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों या आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। समझिए इसको। अनुवाद है क्या? चाहे वो आपकी अंग्रेजी का अनुवाद हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे ग्रीक हो, पाली हो, कोई भी भाषा हो, तो उस एक भाषा की बात कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि किसी एक भाषा को जब हम दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों मतलब उसी तरह या आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना, यानी इसके रूप को बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में रूपांतरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। जैसे मोहन पढ़ता है, ये आपका वाक्य है। हिंदी वाक्य है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा मोहनः पठत्। क्या होगा? मोहनः पठत्। तो मोहन क्या है? स्वतंत्र करता है। पठत् क्या है? क्रिया है। और ये पठ धातु का है। पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, पठ धातु लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। पठत् प्रथम पुरुष एक वचन की। किसकी है? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है ये पठत्। सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य ही होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि सभी भाषाओं में जो हमारा भाव होता है, जो उसका प्रदर्शन ही, जो हम प्रकाशन करते हैं, जो बोलते हैं, उसका माध्यम क्या होता है? वाक्य ही होता है। क्या होता है? वाक्य। जैसे हमने कहा मोहन पढ़ता है, तो ये हिंदी भाषा का वाक्य है, लेकिन जो हम बोले ये माध्यम क्या है? वाक्य कहलाता है। कर्ता और क्रिया, ध्यान दीजिएगा इसको। कर्ता और क्रिया वाक्य रूपी भवन के दो दृढ़ स्तंभ हैं। भवन मतलब समझते हैं, जैसे मकान है आपका, कोई इमारत, बिल्डिंग, तो उसके दो क्या हैं? दृढ़ मजबूत खंभे। कर्ता और क्रिया किसके? वाक्य रूपी भवन के। अतः कर्ता और क्रिया का संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। संस्कृत भाषा में यद्यपि शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी अनुवाद की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिंदी के समान ही है। पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। कोई भी हम अनुवाद कर रहे हैं किसी भी वाक्य का, तो उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और अंत में क्या होती है? क्रिया। जैसे आपका एक वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है,
राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, मोबाइल से है सिस्टम, तो कोई त्रुटि होती है ज़्यादा उस पर गौर नहीं करना है, क्षमा चाहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये पूरा क्या है, एक वाक्य है। इस वाक्य में क्या है, राम जो है ये करता है भैया, और पुस्तक जो क्या है, कर्म है। पढ़ पढ़ता है क्या है, क्रिया है। इस वाक्य में पहचान गए ना, कर्ता कौन है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। पढ़ना क्रिया है, पुस्तक कर्म है, राम करता है। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्त रहित नहीं प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिए, हमेशा इसको नोट कर लीजिए कि संस्कृत का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना विभक्ति का प्रयुक्त होता। समझ रहे हैं ना। जैसे पुस्तकम हमने बोला, तो पुस्तकम क्या है, एक शब्द है, तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। हमने कहा राम, क्या बोले, राम, ये भैया देखो रामा, तो रामा क्या है, ये संस्कृत शब्द है ना, रामा क्या है, संस्कृत शब्द है। लेकिन इस राम शब्द में प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, इसमें राम में। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा अभी थोड़ा नया सिस्टम है, तो पहला नाम का कमजोर बैठता। इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता, तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। देखिए लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक शब्द आपका मिला, ये लिंग। थोड़ा सा इस पर हम गौर कर लेते हैं। हट जाओ भैया, बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं। ओहो, कहाँ से आ गए तुम। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। ये लिंग, एक शब्द आया आपका लिंग। इनकी क्रिया में लिंग भेद नहीं होता। क्रिया में संस्कृत का जो धातु रूप है वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे पठती, चाहे बालिका पढ़ती हो चाहे बालक पढ़ता हो, सबके लिए हम पठत ही बोलेंगे। गच्छति, जाता है जाती है, दोनों के लिए होगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। पतति, वह गिरता है, वह गिरती है, या फल गिरता है। तो तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। समझ गए ना। संस्कृत में कौन कौन लिंग हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 60 में लिख देते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, अब आप समझ जाइए। अनुवाद के कुछ आवश्यक अंग होते हैं, इसको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका वचन, दूसरा पुरुष, इसको पहले देख लेते हैं। और भी हैं, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस पर हम प्रकाश डालते चलेंगे। और यहीं से आपका अनुवाद की प्रक्रिया संस्कृत में शुरू होती है। इस चैप्टर को आप समझ गए, मान लीजिए आप अनुवाद सीख गए, ये श्योर है भाई। नियम से ही तो पूछा जाएगा, आप नियम पता नहीं है तो आप अनुवाद कैसे करेंगे। कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, अरबी हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, किसी भी भाषा में। तो सबसे पहले वचन जान लेते हैं। अनुवाद की आवश्यक अंग है, एक प्रमुख है वचन। तो संस्कृत में भैया 3 वचन होते हैं। पहला है आपका एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम। एक वचन का मतलब एक वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और द्विवचनम 2 वस्तुओं के लिए, और वचनम
दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वचन समझिए, एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन दो वस्तु के लिए, बहुवचन दो से अधिक वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपका है खाक पुरुष। ये जब हम अनुवाद करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी वाक्य में, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है ना। तो संस्कृत में भी भैया तीन पुरुष होते हैं। देखिए संस्कृत में तीन की गिनती बहुत ज़्यादा चलती है। तीन वचन, तीन पुरुष, तीन लिंग, है ना। और त्रिवाचा, त्रिवाचा अगर हम कोई बात तीन बार कह देते हैं हाँ 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 तो बिल्कुल पक्का माना जाता है। कहते नहीं कि भैया तीन त्रिवादी मत बोलकर, त्रिवाचा उसी कहते हैं। तो वचन हो गया आपका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात कही जाए। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए। और उत्तम पुरुष क्या है? जो बात को कहता है वो उत्तम पुरुष है। जैसे मैं जाता हूँ। या मध्यम पुरुष क्या है? जिससे बात कही जाए, जैसे तुम जाते हो या तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम आओ। तो ये बात किसी से कही जा रही है ना, तो मध्यम पुरुष में वो वाक्य मध्यम पुरुष का होता है। और प्रथम पुरुष का है, जिसके विषय में बात कही जाए वो प्रथम पुरुष है। जैसे वह पढ़ता है। क्या करता है? वह पढ़ता है, वह जाता है, वह स्नान करता है, वह अध्ययन करता है। तो ये बात किसी के विषय में कहा जाता है, वह के विषय में कहा जा रही है, तो वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। तो प्रत्येक पुरुष तीनों पुरुषों में होते हैं। क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक क्रिया के 9 रूप उदाहरणार्थ इस प्रकार होते हैं। उदाहरणार्थ, देखिए शब्द मिला आपका उदाहरणार्थ, इसकी भी व्याख्या कर देते हैं। उदाहरण धन अर्थ, इसमें दीर्घ संधि है। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। थोड़ा सा जान लीजिए, संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम विधिवत संधि के बारे में जानेंगे। चलते हैं। आपके 9 रूप कौन कौन से हैं, है ना, क्रिया के? ये सब धातु रूप हैं। धातु रूप का मतलब ही होता है, प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जो भी आप अपने आप को समझें, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, है ना। प्रथम पुरुष, देखिए ये आपका क्या है? प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष, है ना। प्रश्न बन रहा है नहीं, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो भैया संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पठ धातु का रूप है, इसको देख लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये आपके 9 रूप चलते हैं। इसी तरह आपका गम धातु का रूप चलता है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आ जाइए, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। उत्तम पुरुष में आ जाइए, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन में जुड़ने वाला कर्ता भी 9 है। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। संस्कृत में कहा जाता है कि जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होगी।
तो भैया प्रथम पुरुष में 3 वचन होते हैं, मध्यम पुरुष में 3 वचन होते हैं, उत्तम पुरुष में 3 वचन होते हैं, तो 9 रूप हो गए नहीं, 3 त्रिक का 9, 9 आपके रूप हो गए किसके, क्रिया के, और 9 रूप ही आपके कर्ता के भी होंगे। भाई प्रथम पुरुष का भी तो कर्ता होगा, मध्यम पुरुष का भी तो कर्ता होता है, उत्तम पुरुष का भी कर्ता होता है, जब क्रिया होती तो कर्ता होगा। तो भैया जब प्रथम पुरुष का कर्ता क्रिया है तो कर्ता होगी। तो प्रथम पुरुष में कितने वचन होते हैं, 3। वही हाल मध्यम पुरुष में 3 वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और फिर उत्तम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो 9 क्रिया और 9 कर्ता। देख लेते हैं हमारे जो साधारण कर्ता हैं उनको जान लेते हैं। प्रथम पुरुष कर्ता क्या है, सह। सह मतलब वह, ये देखिए भैया पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के नहीं, पुल्लिंग का। तव मतलब वह दोनों, ते वह सब, तुम मतलब तुम, इवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं या हम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। फिर से इसको एक बार पुनः देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत यही से अनुवाद आपका चलेगा। सह तव ते, ये सह तव ते। सह मतलब वह, कोई पुरुष जाति का, तव मतलब वह दोनों, कोई पुरुष है, ते मतलब वह सब, पुरुष वचन में है। तुम मध्यम पुरुष में आ जाइए। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन 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 है भैया, केवल त्वम इवाम यूयम। इसमें ना तो कोई स्त्रीलिंग का है, ना नपुंसक लिंग का, ना पुल्लिंग का, ये तीनों लिंगों में एक समान चल रहा है। त्वम इवाम यूयम, तुम जाते हो, तुम जाती हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो, तुम सब पढ़ती हो, तुम सब पढ़ते हो। मतलब तुम इवाम यूयम यही प्रयुक्त किया जाएगा। फिर उत्तम पुरुष कर्ता क्या है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। पढ़िए एक बार आप वाचन करते हैं। सह ताव ते, सह ताव ते, तम इवाम यूयम, अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन है, सह ताव ते। मध्यम पुरुष के कर्ता तीनों वचनों में तम इवाम यूयम। उत्तम पुरुष के कर्ता क्या है, अहम आवाम वयम। देखिए तीनों वचनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन, 3 सब में है। 3 प्रथम पुरुष के कर्ता, 3 मध्यम पुरुष के कर्ता, और 3 उत्तम पुरुष के कर्ता। तो भैया आपके 9 कर्ता हो गए और 9 क्रिया हो गई। ये देखिए ये कर्ता के रूप हैं, ये जो आपका दिया गया है ये सब कर्ता के रूप है। इतना ये जो बॉक्स में है ये आपके 9 कर्ता हैं, और ये जो ऊपर है ये बॉक्स में ये 9 क्रिया है। ये आपका क्रिया है, धातु रूप है, और ये कर्ता क्या है, कर्ता प्रायः शब्द रूप में आते हैं। किस में आते हैं, शब्द रूप में आते हैं। तो हम ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे आप सब। अब देखिए यहीं पर हम एक छोटा सा आपको वाक्य प्रयोग बता दे रहे हैं। जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होगी। कैसे, जैसे अब ये आपका है कर्ता सा, ये सा के साथ हमने जोड़ दिया पठत। क्या जोड़ दिया, पठत। सा पठत, वाक्य बन गया आपका ना। एक वाक्य आपको बना, सा कर्ता को ले लिया और क्रिया हमने पठत ले ली। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह पढ़ता है। इसका मतलब हो गया वह पढ़ता है। ठीक। अब हमने द्विवचन का कर्ता ले लिया तव, तव मतलब वह दोनों। अब द्विवचन का जब हम कर्ता ले लिए भैया तो द्विवचन की क्रिया यहाँ से उठा लेते हैं। ये तव पठता आपका बना, क्या बना, तव पठता मतलब वह दोनों पढ़ते हैं। क्या करते हैं, वह दोनों पढ़ते हैं। तव ये
ले लेते हैं, तव पठता, वह दोनों पढ़ते हैं। अब आ जाइए बहुवचन में, ते, ते मतलब वह सब। तो ये ते क्या है, कर्ता है, किस पुरुष का, प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो हम प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया ले लेते हैं, ये पठन्ति, ते पठन्ति, एक रूप बन गया, एक शब्द बन गया, ते पठन्ति। ते पठन मतलब वह सब पढ़ते हैं। अब आ जाइए मध्यम पुरुष के कर्ता में, ये आपका मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन क्या है, तुम है। हमने तुम ले लिया, तुम का अर्थ क्या है, तुम। और अब हम क्रिया में चलते हैं, मध्यम पुरुष की क्रिया में ये पठस ले लिया, तुम पठसे, तुम पठस, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। अब आ जाइए पुनः मध्यम पुरुष के कर्ता में क्या है, द्विवचन में इवाम है आपका, क्या है, इवाम है। इवाम का मतलब क्या, तुम दोनों। अब हम जब इवाम मध्यम पुरुष का कर्ता द्विवचन ले लिए हैं, तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी हम द्विवचन ले लेंगे, क्या, ये पठ था, इवाम पठ था, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, दोनों अर्थ होगा। अब हम उत्तम पुरुष के बहुवचन के कर्ता ले लेते हैं, क्या उत्तम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का, अभी उत्तम बोलने हैं, क्षमा कीजिएगा, मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता है आपका भैया यूयम। यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब। अब तुम सब क्या हो, पढ़ते हो। तो जब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया बहुवचन की हम ले लेंगे इसको, क्या, पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत, यहीं से अनुवाद आपका प्रारंभ होता है। अब हम उत्तम पुरुष के कर्ता ले लेते हैं, ये क्या है भैया, उत्तम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, ठीक। उत्तम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, अहम। अब हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ले लेंगे, ये पठान, क्या बन गया वाक, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, बन गया कि नहीं बन गया। अब उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता ले लेते हैं, आवाम को। आवाम का हिंदी अर्थ क्या होता है, हम दोनों। अब उत्तम पुरुष द्विवचन का जब हम कर्ता ले लिए हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया ले लेंगे, ये आवाम पठावा, ठीक, हम दोनों पढ़ते, वाक्य बन गया। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हम ले लेते हैं वयम को। वयम मतलब हम सब पढ़ते हैं, ये तो वाक्य बनेगा। अब जब हम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता ले लिए हैं, तो भैया उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया ले लेंगे, ये पठामा, वयम पठामा, क्या बन गया ये, वयम पठामा। माँ का अनुस्वार हो जाएगा, कोई व्यंजन बन रहता है उसके बाद तो माँ का अनुस्वार एक लाइन में लिखते हैं तो वाक्य बनाते हैं, तो ऐसे हो जाता है, वयम पठामा। समझ गए ना, पुरुष समझ गए आप, वचन समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कर्ता, है ना, एक शब्द आया आपका। आप अभी पढ़े ऊपर, क्या पढ़े, वचन पढ़े, पुरुष पढ़े, और अब हम पढ़ रहे हैं कर्ता। कर्ता का देखिए ऊपर थोड़ा सा रूप हम पढ़ चुके हैं, ये मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन के बारे में। अब पढ़ते हैं कर्ता। कर्ता की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ता किसको कहते हैं, ये जान लेते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे भी क्रिया क्या थी, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, आना, जाना, है ना, दौड़ना, कूदना, हंसना, चहचहाना, ये सब क्या है, क्रिया है भैया। तो इस क्रिया को जो करेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता। जैसे वह हंसता है, वह हंसता है, तो हंसना क्या है,
क्रिया है। तो हंसने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह ही कर्ता कहलाएगा, कर्ता वह हो जाएगा। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो वही कर्ता है। जैसे समझिए इसको ध्यान से, ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, कर्ता पर। जैसे हमने कहा वह हंसता है, या मान लीजिए वह पढ़ता है। ठीक, वह पढ़ता है। ठीक, ये पूरा आपका एक वाक्य है। वह क्या है? कर्ता। अब इसमें बता रहा है क्रिया क्या है। देखिए सबसे पहले हम क्रिया चलते हैं। पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को पढ़ना काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना ये। तो ये जो वह है यही भैया आपका कर्ता है। क्या है? वह ही आपका कर्ता है। ठीक, समझ गए? कर्ता कौन होगा भाई? कौन पढ़ रहा है तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना, तो वह ही करता है। क्रिया क्या है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे वह पढ़ता है, उसी ये वाक्य में समझिए, कर्ता, क्रिया, काल, क्या क्या है, वचन और लिंग। वह जो है भैया पुल्लिंग था। ठीक है, तो क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता है, तो पढ़ना ही तो काम का करना है यहाँ, तो पढ़ना ही भैया आपका क्रिया है। तो क्रिया को हम संस्कृत में कहाँ से पाते हैं? धातु रूप से पाते हैं। जैसे पट धातु है, गम धातु है, लिख धातु है, हंस धातु है, नी धातु है, धातु तमाम है। तो जैसे जो आवश्यकता पड़ती है उसका हम उपयोग करते हैं और पढ़ते हैं। काल, क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। जो कोई भी काल, जैसे पढ़ता है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये आपके 3 महत्वपूर्ण काल संस्कृत में होते हैं तो 10 लकार, लेकिन यहाँ 3 है, 2 और हैं, लोट लकार और विदलिंग लकार। तो वर्तमान काल जिससे चालू समय का बोध हो वो वर्तमान काल है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय जाता है मतलब कार्य का समय चल रहा है। इसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका भैया भूतकाल, जिससे बीते समय का बोध होता है वो भूतकाल है। इसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। भविष्य काल, जिससे आने वाले समय का बोध होता है वह भविष्यत काल है। इसमें लट लकार का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं तक करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करने को उन्हें अवश्य बोलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपके समझ में आता हो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।